सकते हैं। शिवांश, you can also record, and Supriya. So concept is what? Concept is the repetition. Suppose I'm having a number, that number is like 5, and one more variable, that is I. Initial value of this variable I is 1. Now what I want to print just multiplication of these two numbers. So here if I write print num multiply by I, definitely you will get 5 into 1, that is 5 as output. Now if I need to write I plus equal 1, that means हम लोग क्या कर रहे हैं, I की वैल्यू को प्लस 1 कर रहे हैं. Now after increasing the value of I by 1, I again want to print this multiplication, that is num multiply by I. So now what I will do, I will repeat these two statements multiple times. So you will get output 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, 5 3 ja 15, table of 5. Fine. Now in this program you can see these are the two statements that we are using repeatedly. Repeated का मतलब क्या होता है कि आपने अभी कुछ स्टेटमेंट चलाए थे, अब आपको फिर से वही चाहिए दोबारा से, फिर आपको वही चाहिए, दैट इज रिपीट, है ना. तो आप ये दो स्टेटमेंट अगर ध्यान से देखें तो आपने इसको 1 2 3 4 कई टाइम्स आपने इसको रिपीट किया. तो पहली रिक्वायरमेंट इस प्रोग्राम को देखकर मुझे आ रही है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको मुझे रिपीटेडली प्रोग्राम में लिखना था, तो लिखना ही होगा या कोई सॉल्यूशन इसका अल्टरनेट है. अब सपोज करिए एक दूसरा प्रोग्राम जिसमें भी हमें नीड यही आएगी. मैंने क्या करना है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए 5. अब आपको लॉजिक लिखना है क्योंकि आज 5 है, माइट बी पॉसिबल कि हम इसको रन टाइम पर यूजर से इनपुट करेंगे. नाउ you need to check whether this number is even or odd. So you will write a logic, if num modulus 2 equal to 0, then number is even, else number is odd. Fine. Now after completing this logic, what you want, again you need to repeat the same logic, but this time you are having different number, that is num equal to, for example, 17. Now you need to check whether this number 17 is even or odd. So what you will do, you just copy these 4 statements and then paste it. Now after completing this number, you are having one more number, that is 23. Again you need to check whether it is even or odd. Again what you will do, you will perform this copy paste. आप प्रोग्राम की लेंथ देखिए और कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट है कि आपके पास इस बार 4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4. ये 4 स्टेटमेंट्स रिपीटेडली यूज हो रहे हैं. इवन 5 स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5. ये 5 स्टेटमेंट्स रिपीटेडली यूज हो रहे हैं. अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 100 टाइम्स इन 5 स्टेटमेंट्स का रिपीटेशन करना है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5, 500 लाइंस का कोड मुझे लिखना पड़ेगा. तो इस तरह के रिपीटेशन पर जब कभी आप काम करना चाहते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें एक कॉन्सेप्ट देती हैं जिसका नाम होता है लूप. With the help of loop, you can implement the concept of repetitions. अब किस तरह से लूप को पाइथन में इंप्लीमेंट किया जाता है, तो लूप का पर्पस होता है, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको रिपीटेडली मुझको एग्जीक्यूट करना है. तो जनरली लैंग्वेजेस 3 तरह के लूप्स अवेलेबल कराती हैं. फर्स्ट वन इज व्हाइल लूप, सेकंड वन इज डू व्हाइल लूप,
एंड थर्ड वन इज फॉर लूप। पाइथन के अंदर वी आर हैविंग ओनली टू टाइप्स ऑफ लूप। फर्स्ट वन इज while loop, second one is for loop. In Python programming language, we are not having concept of do while loop. अब ऐसा करने की वजह क्या रही होगी? शायद हमारा एक्सपीरियंस, अगर हम पहले से किसी लैंग्वेज को जानते हैं तो हमने वहां भी डू वाइल को नहीं पढ़ा था लेकिन हमने यूज नहीं किया था। हम ज्यादा बार फॉर का यूज करते हैं, फिर वाइल का यूज करते हैं, और डू वाइल का तो करते ही नहीं है। कोई कहता है तभी करते हैं, अपने आप तो कभी नहीं करते। ठीक है, तो पाइथन ने वाइल और फॉर को ही सपोर्ट कराया। तो पहले वाइल की बात करेंगे, उसके बाद फॉर की। एक होता है वाइल लूप, एक होता है हमारा फॉर। तो पहले बात करेंगे वाइल लूप की, कैसे यूज किया जाएगा। तो वाइल लूप को लिखने के लिए आपने वाइल कीवर्ड का यूज करना है। वाइल कीवर्ड इज इन लोअर केस। आफ्टर दैट आपको पैरेंथेसिस लगाने, जैसे इफ कंडीशन के लगाते थे, और यहां पर आपको एक कंडीशन लिखनी, और वो सारे स्टेटमेंट्स जिनको आप रिपीट करना चाहते हैं वो सारे स्टेटमेंट्स को वाइल के ब्लॉक में लिखेंगे। तो पाइथन में जब भी ब्लॉक बनाया जाएगा, नो मैटर इट इज इफ ब्लॉक, एल्स ब्लॉक और लूप ब्लॉक और फंक्शन ब्लॉक, क्लास ब्लॉक, हमेशा ब्लॉक इंडेंटेड ब्लॉक ही रहेगा। ठीक है, कभी भी करली ब्रेसेस के पेयर से ब्लॉक को पाइथन में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। ठीक, तो ये हमारा वाइल लूप का कॉन्सेप्ट होता है। अब वाइल लूप के बाद आपका प्रोग्राम हो सकता है, वाइल लूप से पहले भी आपके प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो वाइल लूप पूरे प्रोग्राम का रिपीटेशन नहीं करता है, सिर्फ उन स्टेटमेंट्स का रिपीटेशन करता है जो आपने वाइल लूप के ब्लॉक में लिखे हुए हैं। ये हमारा एक बार चलेगा, ये हमारे एक बार चलेंगे। ठीक है, लेकिन वो स्टेटमेंट जो यहाँ लिखे हैं वो कई बार चलेंगे। अब क्वेश्चन आता है कई बार कितनी बार? 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, 200 बार, इनफाइनाइट टाइम, कितनी बार चलेंगे? रिपीटेशन कितनी बार का होगा? तो उस रिपीटेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें ये जो कंडीशन है इस पर फोकस करना होगा। हमारा लूप पहली बार जब रिपीट करने के लिए इन स्टेटमेंट्स को आएगा तो रिपीट करने से पहले पहली बार टेस्ट करेगा कंडीशन। अगर ये सही है तो यहाँ पे लिखे स्टेटमेंट को चला दिया जाएगा। उसके बाद लूप दोबारा से आएगा इन्हीं स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए, लेकिन कंडीशन टेस्ट फिर करी जाएगी। अगर ये ट्रू है तो इन स्टेटमेंट्स को चलाया जाएगा। तीसरी बार आएगा, कंडीशन चेक करेगा। तो जितनी बार स्टेटमेंट्स रिपीट हो रहे हैं हर बार कंडीशन टेस्ट हो रही है। अगर कंडीशन हर बार ट्रू आ रही है तो ये चलता रहेगा। कब तक? इनफाइनाइटली। तो बाय डिफॉल्ट वाइल लूप इनफाइनाइट रिपीटेशन कर सकता है। बाय डिफॉल्ट वाइल लूप इनफाइनाइट रिपीटेशन कर सकता है। ठीक, और अगर किसी भी हमारे इटरेशन पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और आगे के स्टेटमेंट चलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैसेज लिखा प्रिंट, एक मैसेज लिखा प्रिंट बाय। अब मैं इस हाई और बाय के बीच में एक वाइल लूप यूज करना चाहता हूँ और यहाँ लिख दिया मैंने, मान लीजिए पाइथन। तो मैं चाहता हूँ ये मैसेज एक बार चले, ये मैसेज एक बार चले, लेकिन ये मैसेज रिपीटेडली कई बार चले। कितनी बार चलेगा उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिख रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक कंडीशन लिखी 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3। अगर 5 हमारा ग्रेटर देन है 3 से तो ये कंडीशन ट्रू होगी और वाइल में लिखे स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, प्रिंट हो गया पाइथन। उसके बाद वाइल लूप दोबारा चलेगा और फिर कंडीशन टेस्ट करेगा। तो ये तो फिर भी ट्रू है, 5 इज ग्रेटर देन 3, इट इज यूनिवर्सल फैक्ट कि ये तो सही होगा ही होगा, आज भी कल भी हमेशा रहेगा। तो ये लूप हमेशा जब भी कंडीशन टेस्ट करेगा हमेशा ट्रू पाएगा। तो ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा, यानी कि आपका आउटपुट आएगा हाई और फिर उसके बाद इनफाइनाइटली पाइथन चलता नजर आपको आएगा।
अब ये कैसे रोके? कंट्रोल सी आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये इस बिहेवियर समझ में आ गया कि ये अपनी तरफ से लेने के लिए बना दिया गया है। हमें कंट्रोल करना है कि उसको फाइनाइट कैसे रखें, अदरवाइज ये तो इनफाइनाइट चलेगा, ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर हमसे कहा गया कि आप इन दोनों में से किसी एक को वेरिएबल बनाइए, चाहे तो इसको बनाइए वेरिएबल, चाहे तो इसको बनाइए वेरिएबल। तो एक वेरिएबल हम कोड में लेके चलते हैं, लाइक उसका नाम आई रखो, जे रखो, एक्स रखो, वाई रखो, कुछ भी रखो, डिपेंड करता है कोड की रीडेबिलिटी क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। अभी मैंने आई रख दिया, जिसकी वैल्यू मान लीजिए क्या रखनी है, 0 रखो, 1 रखो, 10 रखो, लॉजिक के अकॉर्डिंग लिखनी है। तो अभी हमें कोई लॉजिक तो सीखना नहीं है, अभी तो जस्ट हम सिंटैक्स सीखना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 कर दिया और यहाँ लिख दिया आई। अब यहाँ पर हम 5 की जगह आई को चेक कर रहे हैं, आई इज ग्रेटर देन 3, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई पहली बार में ही तो ये लूप चलेगा ही नहीं, और इसका आउटपुट क्या आएगा, हाई और उसके बाद बाय, ठीक। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा दी, और यहाँ अब देखा कि 1 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, 1 लेस देन होता है 3 से, और प्रिंट हो गया 5। उसके बाद दोबारा कंडीशन टेस्ट होगी, क्योंकि लूप तो इनफिनिट चलेगा। दोबारा कंडीशन टेस्ट हुई, आई अभी भी 1 है, हमने कहीं भी अपने कोड में आई को बदला नहीं है। तो आई जब लूप दूसरी बार चल रहा है तब भी 1 है, 1 इज लेस देन 3, अगेन कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट हो गया पाइथन। लूप तीसरी बार चला, आई अभी भी क्या है, 1 ही है, तो फिर ये तो इनफिनिट लूप हो जाएगा। हमने कहा अभी भी ये इनफिनिट लूप हो जाएगा। क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक वेरिएबल लगाना चाहिए था, लगा दिया। इस वेरिएबल को बदलिए, क्योंकि अगर ये बदलेगा नहीं तो ये कंडीशन हमेशा एक जैसी रहेगी। तो आपको क्या करना है, लूप के अंदर आकर इस आई को बदलना है। इस तरह से कोशिश करिए बदलने की कि कभी ना कभी ये फॉल्स भी बने, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, आई को बदला, आई प्लस इक्वल 1 कर दिया। अब इसको दोबारा समझते हैं, प्रोग्राम चलेगा, पहले हाई प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 1 मेमोरी में आ जाएगी, प्रिंट नहीं होगी। हर वो चीज जो प्रोग्राम में लिखी होती है प्रिंट नहीं होती है, सिर्फ वही प्रिंट होता है जो प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा होता है, ठीक है। मेमोरी के अंदर आई वेरिएबल आ चुका है, प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू जो अभी करंट है 1, उस पर टेस्ट होगी कंडीशन, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर के स्टेटमेंट चलेंगे, पाइथन प्रिंट हो गया। उसके बाद ये स्टेटमेंट चलेगा, आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई, लूप दोबारा चला, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन अभी भी सही है, लूप के अंदर के स्टेटमेंट चलेंगे, पाइथन प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू 2 से क्या हो गई, 3 हो गई, लूप तीसरी बार चला, जब तीसरी बार चला तो 3 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो गई हमारी, ये फॉल्स। अब ये जब फॉल्स हो जाएगी तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, और अब आगे का कोड एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसका आउटपुट आएगा हाई, फिर उसके बाद 2 टाइम्स पाइथन, देन उसके बाद 1। तो वो हर वो स्टेटमेंट जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप रिपीटेडली रन करना चाहते हैं उसको लूप के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यही कोड अगर मैं वो नंबर टेबल के साथ इंप्लीमेंट करूं तो कैसे लिखा जाएगा उसको देखते हैं। आपके पास एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 5, और आपके पास एक वेरिएबल था आई जिसकी वैल्यू है 1। अब आपको ये लूप चलाना है, और वो कौन से 2 स्टेटमेंट थे जो रिपीटेडली आप चलाना चाहते थे, एक था प्रिंट नम मल्टीप्लाई आई, और एक था आई प्लस इक्वल 1। ये 2 स्टेटमेंट आप बार बार चलाना चाहते थे, लेकिन ये बार बार कितनी बार, किस लॉजिक के अकॉर्डिंग इसको चलाएंगे। हमने कहा जब तक आई की वैल्यू 10 ना हो जाए, क्योंकि हमें आई की वैल्यू 1 चाहिए, तो 5 इंटू 1 प्रिंट होगा, और लास्ट में क्या चाहिए 5 इंटू 10, तभी तो 50 नजर आएगा।
तो आई की वैल्यू 10 तक चले, और जैसी आई की वैल्यू 11 हो जाए वैसे ये लूप ना चले, हमें जरूरत ही नहीं प्रिंट कराने के आगे। तो कुछ ऐसा सोचिए, यहाँ पर लिखिए कि वो आई की वैल्यू 10 तक सही देता रहे, और जैसी आई की वैल्यू 11 हो जाए वैसी वो फॉल्स हो जाए। तो मैंने लिख दिया इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो आई जब तक छोटा है 10 से या बराबर है तब तक ये ट्रू देता रहेगा, और ये दोनों स्टेटमेंट चलते रहेंगे। जैसे आई की वैल्यू 11 होगी वैसे ये फॉल्स हो जाएगा और लूप मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। वही कोड बिना लूप के लिख रहे थे तो आपने काफी लाइन लिखी थी, और वही कोड लूप से लिख दिया तो लाइन आसान होगी। अब ये जो आपने 5 का टेबल प्रिंट कराया है, 5 तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, क्योंकि सबको 5 की टेबल तो आती होगी, है ना। तो अब मैं यहाँ पर इसको रन टाइम पर भी ले लेता हूँ। अब इसको रन कराएंगे तो रन टाइम पर जो यूजर नंबर देगा उसकी टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो हम में से 90% लोगों को 17 का टेबल नहीं आता होगा, जरूरत ही नहीं है याद करने की। अगर आता है किसी को तो डेफिनेटली 28 का टेबल नहीं आता होगा, बट हमारा जो लॉजिक है वो किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कर सकता है। ठीक, जो दूसरा वाला प्रोग्राम था जहां पर हम इवन ऑड चेक करने की बात कर रहे थे, तो मुझे क्या करना है, मुझे 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स होते हैं इन पर इवन ऑड अप्लाई करना है। देखो कैसे करेगा, 1 से लेकर 10 तक। तो मैंने क्या करा, मैंने अभी यहाँ लिखा नम इक्वल टू 1, और यहाँ पर लॉजिक लगा दिया इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। यहाँ लिख दिया नम इज इवन एल्स नम इज 1 इज ऑड। अब मैं चाहता हूँ कि ये 1 से लेके 10 तक सबके चले, तो अभी तक हम ऐसा कर सकते हैं, नम की वैल्यू 1 से 2 कर दी, फिर अगली बार 3 कर दी, फिर 4 कर दी, एंड सो ऑन सो। अब अगर मैं 1 से 100 तक जाऊंगा तो ये तो बहुत लेंथी कोड हो जाएगा, और मुझे दिख रहा है कि ये 5 स्टेटमेंट रिपीटेडली यूज हो रहे हैं, ये 5 फिर यही 5 फिर से आ गए, लेकिन सिर्फ चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है नम वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है, तो कैसे वाइल लूप के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो देखो। तो अब यहाँ पर आपने क्या करा कि वाइल लूप लगाया, और इस नंबर को बाहर लिख दिया, इनिशियली इसकी वैल्यू आपने 1 कर दी, और यहाँ पर हम नंबर को टेस्ट कर रहे हैं, ये चारों लाइन वाइल के अंदर लिखी। अब ये जब लूप चलेगा तो नंबर के लिए चलेगा। अब आप कुछ ऐसा सोचिए कि जितनी बार ये लूप चले हर बार नंबर की वैल्यू बदलती रहे, नम की वैल्यू पहले 1 है, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 4 हो जाए। कब तक चले, नम की वैल्यू 10 तक चले, और जैसे ही नम की वैल्यू 11 हो जाए लूप हमारा टर्मिनेट हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ सॉरी वाइल नम इज लेस देन इक्वल टू 10। अब नम की वैल्यू हर बार 1 ही है, तो आप इस लूप की बॉडी के अंदर चाहे वो इफ चले चाहे एल्स चले, आपको क्या करना है, आई की वैल्यू इंक्रीज करनी है। लिखिए मैंने आई प्लस इक्वल टू, ठीक है। अब देखते हैं सर नम प्लस इज इक्वल टू 1। नम होगा, आई नहीं होगा। और ये जो वाइल लूप है इसका इंडेंटेशन लगाना होगा। अब आपसे कोई कहता है यार 1 से 10 नहीं चाहिए,
मुझे 1 से 100 तक चाहिए, जीरो तो लगाना है। अब इसी प्रोग्राम में मुझे ये पता करना है कि 1 से लेके 100 तक इवन नंबर कितने होते हैं। इसको एक्सटेंड करते हैं, 1 to 100 इवन नंबर्स कितने होते हैं। तो क्या करेंगे, एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं काउंट नाम से, इनिशियली जीरो कर देते हैं, और अगर कोई नंबर इवन है तो इसकी वैल्यू प्लस कर देते हैं। कोई नंबर अगर इवन है तो ये लॉजिक चलेगा, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, काउंट प्लस इक्वल टू 1, यानी काउंट को हम हर बार प्लस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तब प्लस कर रहे हैं जब इफ वाली बात सही है, और नम को हम हर केस में प्लस कर रहे हैं, चाहे वो इफ चले चाहे एल्स चले, ये जरूर चलेगा हमारा। ठीक है, जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर मैं काउंट की वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ, लिख देंगे टोटल इवन नंबर्स तो आप इसको रन टाइम पे लेकर बना सकते हैं। आप फिक्स मत करिए कि कहाँ से कहाँ तक के नंबर चाहिए, आप यूजर से पूछिए कि यूजर बताइए आपको इवन नंबर पता करने हैं, किस लोअर लिमिट से किस अपर लिमिट तक के पता करने हैं। तो हम यूजर के अकॉर्डिंग इसको अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हम यूजर से 1 की जगह इनपुट मांगेंगे लोअर लिमिट। अब यहाँ पर हम 100 की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा मान लीजिए 100 की जगह यहाँ पर मुझे यूजर से जो आएगा अपर लिमिट वो लेकर आनी है। तो इसको मैंने लिख दिया, मान लीजिए यूपीआर वेरिएबल बना दिया कोई, अब 100 की जगह आप कहाँ तक चलिए, यूपीआर तक चलिए। यूजर जो भी देगा उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ये लॉजिक अब अप्लाई कर दिया जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर एंटर लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट मान लो 14, तो 3 से 14 तक इवन नंबर्स कौन कौन से हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, और कितने हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ इवन ही प्रिंट हो, ऑड वाले प्रिंट ही नहीं होने चाहिए। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एल्स वाले पोर्शन को हटा सकते हैं, सिर्फ इफ वाले पोर्शन को रख सकते हैं। 3 और ये 40, सिर्फ इवन नंबर हमारे यहाँ पर आ रहे हैं 4 6 8 10 12, और ये टोटल इवन नंबर्स कितने हो गए हमारे 21। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, व्हाइल लूप को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सर मुझे ना काउंट वाला समझ नहीं आया, वहाँ पे मेरा कंप्यूटर लैग कर रहा था। काउंट की वैल्यू काउंट एक कोई भी वेरिएबल आप ले लीजिए, किसी भी नाम से आप एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ए नाम से बी नाम से, मैंने काउंट नाम से ले लिया, क्यों, क्योंकि ये काउंटिंग कर रहा है। ठीक है, और इस काउंटिंग को मैंने प्लस करना है कब, अगर कोई नंबर इवन है। अगर कोई नंबर इवन है तो वो कहाँ पर पता चलेगा, इफ की कंडीशन। अगर कोई नंबर इवन है तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू देगी हमारे लिए, और ट्रू देगी तो वो नंबर इवन है, और हम चाहते हैं कि वो काउंट की वैल्यू को प्लस करता रहे। तो यहाँ पर हो जाएगा काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। एक मिनट।
यस, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल लूप, कैसे वाइल लूप हमारा काम करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और वाइल लूप जो हमारा वाइल लूप है, इस वाइल लूप को अगर हम कंडीशन फॉल्स होने से पहले अगर टर्मिनेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसको देखो। मान लीजिए कोई वेरिएबल आई जिसकी वैल्यू 1 कर रखी है मैंने, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट होना चाहिए, सपोज आई की वैल्यू ही प्रिंट करा देते हैं। अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, और आई की वैल्यू को हमने प्लस इक्वल भी कर दिया 1, यानी कि ये लूप चलेगा आई की वैल्यू 1 के लिए, कंडीशन ट्रू आएगी, प्रिंट हो जाएगा 1, फिर आई की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2, लूप दोबारा चलेगा, तो ये 1 से लेकर 10 तक चलेगा। आसान लूप है एकदम। अब मैं इस लूप के अंदर एक कीवर्ड यूज करता हूं, ब्रेक। तो जो ब्रेक कीवर्ड है वो क्या करेगा, ब्रेक कीवर्ड जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा लूप को टर्मिनेट कर देगा, लूप अपना नेक्स्ट इटरेशन नहीं कर पाएगा। तो पहली बार जब आई की वैल्यू 1 है तो कंडीशन ट्रू होने पर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1, आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई लेकिन प्रिंट नहीं हुई है, सिर्फ 2 हो गई मेमोरी के अंदर। और ब्रेक कौन हो गया, ब्रेक लूप ब्रेक हो गया, मतलब लूप टर्मिनेट हो गया। अब लूप अपना नेक्स्ट इटरेशन जो करता आई की वैल्यू 2 के लिए वो नहीं करेगा। तो ब्रेक कीवर्ड के थ्रू हम किसी भी लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से, लेकिन प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ है। प्रोग्राम में लूप के आगे जो स्टेटमेंट हैं वो हमारे अब एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा चलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर कंडीशनली लूप को ब्रेक करता हूँ तो ज्यादा बार मुझे ये रिक्वायर्ड होता है कि कंडीशनली आप लूप को ब्रेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ आई इज लेस देन 5 या आई इज ग्रेटर देन 5, तब लूप क्या होना चाहिए, मेरा ब्रेक होना चाहिए। तो अब आई की किस वैल्यू के लिए ये लूप ब्रेक होगा, बताइए आप लोग, कीर्तित बताइए, इस लूप का आउटपुट क्या आएगा। अप टू 5। अप टू 5 मतलब पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, उसके बाद बाय आएगा। सर 4 तक प्रिंट होगा, 4 तक होगा फिर बाय आएगा। ये ग्रेटर देन 5 है तो 4 तक ही चलेगा। यस सॉरी अंकित, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है इसलिए 4 तक ही चलेगा। इक्वल नहीं है ना, 4 बाय बट टू सर 4 तक ही 1 चलेगा। to 4 then बाय 6 भी आएगा। नो सर। ठीक है, यानी कि जो मैंने एक्सपीरियंस लिया वो ये कि कुछ लोगों का कहना है कि 4 तक आएगा, कुछ लोगों का कहना है भाई 6 भी आएगा। मतलब इस प्रोग्राम के 3 आउटपुट ऑप्शन में है, आएगा तो कोई एक ही। ठीक है, तो बाकी लोग कोई ऐसा है जो ये कह रहा है कि नहीं सर ये 3 नहीं है, मेरा अपना चौथा ही आउटपुट है, कोई 6 तक आएगा सर। 6 तक आएगा। ठीक है, चलो अब इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। हो सकता है 6 तक आए, हो सकता है पहला वाला सही हो, नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। तो सर इसको जब आई इज इक्वल टू 1 + 1 होगा तो 2 तो बड़ा नहीं है 5 से, तो तब तो ब्रेक हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो देखो कि ब्रेक ब्रेक कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। हाँ हाँ? अच्छा। अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो इसका मतलब इफ ब्लॉक नहीं चलेगा। यस सर। चलो तो अब समझते हैं, इटरेट करते हैं इसको। इनिशियली आई की वैल्यू 1 है,
कंडीशन टेस्ट होती है 1 के लिए, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू मिलती है, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई डेट इज 1, तो तीनों आउटपुट में 1 आ रहा है, तो तीनों आउटपुट सही होने के पूरे पूरे चांस हैं। उसके बाद आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई, लेकिन प्रिंट नहीं हुई है, मेमोरी के अंदर आई 1 से 2 हो गया। अब ये जो इफ कंडीशन टेस्ट होगी, ये आई की जो अपडेटेड वैल्यू हो गई है अभी, उसके लिए टेस्ट होगी, तो ये हो गया 2 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गई तो यानी कि इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, लेकिन अब ये लूप है, अगला इटरेशन होगा, आई की वैल्यू क्या हो गई है 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन सही है, प्रिंट हो गया 2, आई की वैल्यू 2 से 3 हो गई, 3 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स, इफ नहीं चला, लेकिन लूप का अगला इटरेशन चला, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, प्रिंट हो गया 3, आई की वैल्यू यहां से 4 हो गई, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, ठीक है। अगला इटरेशन हुआ 4 के लिए, 4 प्रिंट हो गया और आई की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स, अभी भी 5 से बड़ा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स है, यानी कि ये अभी भी नहीं चलेगा, लूप अगला इटरेशन कंटिन्यू रखेगा, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारी 5 हो चुकी है, ठीक है, प्रिंट हो गया 5, अब जब यहाँ 5 प्रिंट होगा यानी कि अभी तक सारे सही हैं, नहीं 5 आएगा, ये वाला आउटपुट मुझे नहीं लग रहा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया, और जब 5 प्रिंट हो गया तो आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर हमारी, अब 6 हो गई। अब इफ 6 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू, यानी कि 6 ग्रेटर है 5 से, जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी लूप क्या हो जाएगा मेरा, ब्रेक हो जाएगा और आगे अब नहीं चलेगा, और आगे वो कोड चलेगा जो लूप के बाद लिखा हुआ है, दैट इज बाय चलना चाहिए। मेरे हिसाब से जो ये वाला आउटपुट है पहला वाला, ये सही होना चाहिए, बाकी देखो पाइथन से पूछ लेते हैं क्या कहना है पाइथन का, हो सकता हम गलत हूं। वन टू थ्री फोर फाइव और उसके बाद हमारा बाय आ गया, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। सेम प्रोग्राम है, बस छोटे छोटे चेंजेस करने। क्या आउटपुट आएगा इसका, इसका मतलब है i इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई 2, i इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई, i की नई वैल्यू i की पुरानी वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेगी वो होगी। This is 1, 2, 4, 8. Then it will break. 1 2 4 8 देन बाय, बाकी और देखिए यस सेम। प्रवीण आपका भी यही है, सर 1, 2, 4, 8 एंड बाय। ठीक है, मतलब यही जो लिखा हुआ है यही है ना। सर चलिए तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, अब एक यूज केस बनाते हैं जहां पर वाइल और ब्रेक को हम यूज करते हैं।
है ना, क्योंकि आप अच्छे वहां से चलते हुए लूप को बीच में रोक रहे हैं, ठीक है, पाइथन ने एक फीचर दिया है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं रिलेट कर पा रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन में ऐसी जरूरत पड़ेगी, कौन सा ऐसा कोड होगा रियल टाइम पे जहां पर हमें ऐसी जरूरत पड़ रही होगी। ठीक है, तो देखते हैं एक कोड लिखकर कैसे इस काम को किया जाता है। तो मोस्टली अगर मैं 10 टाइम्स वाइल लूप का यूज कर रहा हूं तो 9 टाइम्स मैं वाइल लूप को तब प्रेफर करता हूं जब मुझे ये ना पता हो कि कितनी बार इटरेशन करने हैं, या मुझे इनफाइनाइटली ही इटरेशन करने हैं और किसी कंडीशन की वजह से उस इनफाइनाइट को फाइनाइट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूजर को एक मैसेज दे रहा हूं, यूजर, आई थिंक हमने कल इसको किया था और आज हम इसको दोबारा कर रहे हैं, सेलेक्ट एन ऑप्शन, और यूजर एक ऑप्शन देगा लाइक 1 पर ऐड, 2 पर मल्टीप्लाई, बस इतना ही मैं यहाँ पर करता हूँ। और जो भी यूजर ऑप्शन देगा उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा और एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा लाइक ऑप्शन नाम के वेरिएबल, और मैंने लिखा यहाँ पर इफ इवन 2 नंबर पहले मैं यूजर से इनपुट करा लेता हूँ, लाइक a इक्वल टू इंटीजर एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने यूजर से पहले 2 नंबर इनपुट करा लिए, एंटर सेकंड नंबर। अब जब 2 नंबर मेरे पास आ गए, अब मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि आप इन दोनों नंबर के साथ क्या करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। एडिशन करना चाहते हैं तो 1 प्रेस कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 2 प्रेस कर दीजिए। तो लिख दिया मैंने इफ ऑप्शन इक्वल टू 1, तो क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, यानी कि a प्लस बी। एलिफ यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑप्शन इक्वल टू 2, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, a मल्टीप्लाई बाई, और अगर यूजर ने a और b सॉरी 1 और 2 के अलावा कोई और ऑप्शन प्रेस कर दिया तो यहाँ पे लिख देंगे इनवैलिड ऑप्शन। अब होगा क्या, जब मैं इसको रन कराऊंगा, एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 5, और ये मुझसे पूछ रहा है क्या क्या करना चाहते हो, मैंने कभी ऐड करना है। अब इन दोनों का एडिशन करके, अब देखो जो हो गया वो क्या, एडिशन करने का प्रोग्राम हो गया टर्मिनेट। मैं नहीं चाहता था, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये एडिशन हो जाए तो मुझसे प्रोग्राम दोबारा पूछे, क्या डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस वाई और एन। अगर यूजर ने वाई प्रेस करा, इसका मतलब है कि मैं फिर से 2 नंबर लूंगा और फिर से पूछूंगा उससे एडिशन करना है कि मल्टीप्लाई करना है। जो भी वो ऑप्शन देगा उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रोग्राम रेस्पॉन्स करेगा। फिर पूछेंगे यूजर से कि भी क्या आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ऐसा करते रहना है। कब तक करते रहना है? जब तक कि यूजर खुद मना ना कर दे कि अब नहीं करना, आप बंद कर दो प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कोड है 2 नंबर इनपुट लेने का, यूजर से ऑप्शन लेने का, और ये सारा का सारा कोड यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लाइंस मुझे बार बार चलानी है, क्योंकि बार बार यूजर्स को मुझे बताना है ना, नंबर दीजिए सिलेक्शन कीजिए, नंबर दीजिए सिलेक्शन कीजिए। लेकिन ये बार बार कितनी बार? क्या आपको यहाँ पता है कोड लिखते समय ये 9 स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगे? ये तो पता है। कितनी बार रिपीटेडली होंगे ये नहीं पता मुझे। डिपेंड करेगा ना यूजर क्या पता कब मना करेगा। हो सकता है वो 10 बार करवाए, हो सकता है 4 बार करवाए। तो इस तरह की सिचुएशन जब कभी हमारे सामने आती है तो हमें नहीं पता कि हमारा लूप तो होगा रिपीटेशन करने के लिए, लेकिन वो कितना चलेगा हमें खुद नहीं पता। तो हमेशा हम शुरू कहाँ से करते हैं? इनफाइनाइट लूप से।
हम मान के चलते हैं कि यूजर इनफाइनाइट टाइम तक के लिए इस एप्लीकेशन को रन करता रहेगा और मैं वाइल पर अगर कोई इनफाइनाइट कंडीशन देना चाहता हूं तो यूनिवर्सल कंडीशन दे दो, कोई भी दे दो। मैंने दे दिया 10 इज ग्रेटर देन 5, यूनिवर्सल कंडीशन है, हमेशा ट्रू आएगी, कभी फॉल्स हो ही नहीं सकती। तो आप अगर वाइल में एक ऐसी कंडीशन लिख रहे हैं जो हमेशा ट्रू आनी चाहिए, तो आप एक काम करिए ना, सीधे सीधे ट्रू लिख दीजिए। ये भी तरीका ठीक है कि जब आप यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन लिखने की बात कर रहे हैं जो कभी गलत नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब आप हमेशा ट्रू चाहते हैं, तो आप सीधे सीधे ट्रू भी लिख सकते हैं। अब मैंने क्या करा, ये 9 लाइंस इस लूप के अंदर लिखी, ठीक है। अब ये 9 लाइंस जब मैंने लूप के अंदर लिखी हैं, तो अब ये लाइन बार बार चलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं है कि बार बार रन करना। देखो अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, हमने कहा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 2 आ गया, फिर एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, हमने कहा इस बार ऐड कर दो, 9 आ जाएगा, उसका फिर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कब तक, हमने कहा इनफाइनाइट, ये कभी खत्म नहीं होगा ऐसे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसे कंट्रोल सी से टर्मिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या चाहेंगे, जब ये 9 स्टेटमेंट चल जाएं तो 10th स्टेटमेंट और लिखिए, और वो 10th स्टेटमेंट किसी इफ के अंदर नहीं, किसी एलिफ के अंदर नहीं, ऑर्डिनरी स्टेटमेंट होगा इस वाइल लूप। इस वाइल लूप में ये 3 स्टेटमेंट ऑर्डिनरी स्टेटमेंट चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट कंडीशनल है, ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है, ये तीनों कब चलेंगे उसके लिए कंडीशन है। इसी तरह से मैं एक ऑर्डिनरी स्टेटमेंट, अनकंडीशनल स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा इस लूप के अंदर, और यहाँ पर लिखा मैंने इनपुट वांट टू कंटिन्यू, तो यूजर हम क्या बोलेंगे, y या n प्रेस करो। अब जैसे यूजर इस मैसेज को देखेगा, या तो y प्रेस करेगा या n प्रेस करेगा। अब इनपुट फंक्शन उस y या n को रीड करके लेकर आएगा, और मान लीजिए मैंने उसके एक वेरिएबल में रख दिया चॉइस वेरिएबल, लाइक ch वेरिएबल। अब आपको चेक करना है ये जो ch वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या है। अगर इसकी वैल्यू y आई है तो आप क्या चाहते हैं, आप लूप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि लूप को दोबारा रन करेंगे। और अगर इसकी वैल्यू y ना आकर n आई है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रेक, क्योंकि अब हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना। तो अब देखो, अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू कीवर्ड भी पाइथन में होता है, अगर आप लिखना चाहते हैं रीडेबिलिटी तो लिख सकते हैं कंटिन्यू कीवर्ड, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली लूप तो बार बार चलेगा ही चलेगा, ठीक है। बट रीडेबिलिटी भी हम कंटिन्यू लिख देते हैं। और मैंने एक काम और करा है, वो काम ये कि अगर यूजर ने y के अलावा ABCD भी प्रेस किया होगा तब भी वो एल्स में जाके क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी कि मैं यूजर को बता तो ये रहा हूँ कि y या n प्रेस करो, लेकिन मैंने कोड जो बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि y आने पर लूप कंटिन्यू होगा, अदरवाइज लूप ब्रेक होगा। उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, enter first number, enter second number, select an option, do you want to continue, enter first number, enter second number, do you want to continue, चलो भाई, enter first number, enter second number, और यहाँ पर इस बार जो मैंने ऑप्शन दिया वो ऑप्शन यहाँ दे दिया, मान लीजिए 10 तो ऑप्शन ही नहीं, इनवैलिड ऑप्शन, फिर भी पूछ रहा है कंटिन्यू करना, हमने कहा नहीं करना। इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस तरह की सिचुएशन में ब्रेक कीवर्ड का यूज किया। तो हमारे पास लूप इनफाइनाइट था, उस इनफाइनाइट लूप को हम लोग फाइनाइट बनाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उस गिवन कंडीशन का कोड लिखकर हम इसको फाइनाइट बना सकते हैं। This is about the concept of while loop. Now let's move to the second type of loop, that is for loop. So in Python programming language, for loop का जो syntax है
वो नहीं रखा गया है जो हमारा C++ जावा लैंग्वेज में रखा गया था। चलिए, तो पाइथन में क्या सिंटैक्स है इसका देखते हैं। यहाँ लिखेंगे फॉर, अगर मैं C++ जावा का अगर एक हल्का सा सिंटैक्स लिखूं तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होता था, देन कंडीशन होती थी, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी होना था वो लिखते थे। पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन का सिंटैक्स है फॉर कीवर्ड होगा, ठीक है। इस फॉर कीवर्ड को हम यूज करेंगे। फॉर कीवर्ड के बाद यहाँ लिखेंगे कोई वेरिएबल, इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपका मन करे। फॉर वेरिएबल इन, और इन के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं एक सीक्वेंस। और जितने भी स्टेटमेंट्स हैं जो आप फॉर लूप में रन करना चाहते हैं, जिनको आप रिपीटेडली रन करना चाहते हैं, उन स्टेटमेंट्स को आप यहाँ लिख सकते हैं। ये हो गया पाइथन में फॉर लूप का सिंटैक्स, कैसे हम पाइथन के अंदर फॉर लूप को लिखते हैं। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं कैसे ये करना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ लिखा फॉर वेरिएबल। अब वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, i, j, k, x, y, z, जो आपका मन करे वो आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथन रूल। वेरिएबल का नाम आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया i। उसके बाद इन कीवर्ड है, इन कीवर्ड को एज इट इज लिखना है, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिंटैक्स का पार्ट। तो फॉर कीवर्ड एज इट इज आएगा, इन कीवर्ड भी एज इट इज आएगा। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर आई इन। अब उसके बाद सीक्वेंस की बात करते हैं। अभी हमने पाइथन में सीक्वेंस नहीं पढ़ी, और माइट भी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सीक्वेंस ही होगा, डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद सीक्वेंस आएगा। बट आज हमें फॉर लूप सीखना है, तो फॉर लूप के लिए हमें सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो आना ही चाहिए, सीक्वेंस का क्या होता है। तो आप सीक्वेंस को समझ सकते हैं ग्रुप ऑफ वैल्यूज। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक एरे है, तो एरे को हम सीक्वेंस कह सकते हैं। C++ जावा के अंदर लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट को हम एक सीक्वेंस कह सकते हैं। क्यू, ट्री, स्टैक, ये सब हमारे सीक्वेंस कहला सकते हैं। पाइथन के अंदर जितना अब तक हमने जाना है, उसमें अगर हम सीक्वेंस की बात करें, स्ट्रिंग को आप सीक्वेंस कह सकते हैं। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सो इफ आई राइट हियर, कोई भी सीक्वेंस लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया पाइथन, तो ये जो स्ट्रिंग है इसको पाइथन में सीक्वेंस कहा गया है। इस तरह से और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको पाइथन में सीक्वेंस कहा गया है। तो अभी के लिए फॉर लूप सीखना है, इसलिए हम स्ट्रिंग से अपना काम चला लेते हैं। नाउ पाइथन के फॉर लूप में कोई भी कंडीशन नहीं होती। जैसे वाइल लूप अभी हमने पढ़ा था, वाइल लूप में एक कंडीशन होती थी, और कंडीशन ट्रू होने पर लूप चलता था, और कंडीशन फॉल्स होने पर लूप हमारा नहीं चलता था। और बाय डिफॉल्ट वो कंडीशन इनफाइनाइटली टेस्ट करी जाती थी। फॉर लूप के साथ ऐसा नहीं है। फॉर लूप का कहना यह है कि मेरे पास कोई कंडीशन नहीं होती, और मैं कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता, मैं हमेशा फाइनाइट होता हूँ। और मैं कितनी बार रिपीट करूँगा स्टेटमेंट्स के लिए, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने जो मुझे सीक्वेंस बताई है उस सीक्वेंस की लेंथ क्या है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने फॉर लूप के लिए जो सीक्वेंस बताई है वो है पाइथन। अब पाइथन की लेंथ क्या है, जो उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वही उसकी लेंथ है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो फॉर लूप है ये 6 टाइम्स हमारा रिपीट करेगा उन स्टेटमेंट्स को जो आप यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, जस्ट एक मैसेज लिखने वाला हूँ जिसका नाम है एप्पल। इसका मतलब हो गया कि ये लूप इन स्टेटमेंट्स को 6 टाइम्स रिपीट करेगा। 6 क्यों, 7 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, क्योंकि ये लूप की कंडीशन नहीं है।
इसका कॉन्सेप्ट है इस सीक्वेंस की लेंथ कितनी है, जितनी लेंथ होगी उतनी बार ये हमारा रिपीटेशन करेगा। रिपीटेशन को इटरेशन भी कह देते हैं, ठीक है, इटरेट करेगा या रिपीट करेगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने बाय ले लिया, तो पहले आप 6 टाइम्स एप्पल देखेंगे, उसके बाद बाय आएगा। बाय इस लूप का पार्ट नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर पाइथन की जगह सिर्फ पाई लिख देता हूँ, शुक्रिया, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ पाई लिख देता हूँ तो इस बार फॉर लूप 2 टाइम्स रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि आपकी सीक्वेंस की लेंथ क्या है, सिर्फ 2 ही है। तो इस बार एप्पल मैसेज 2 टाइम्स आएगा, उसके बाद पाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूं तो इसकी तो कोई लेंथ ही नहीं है, 0 लेंथ मानी जाएगी, तो लूप 0 बार चलेगा, यानी एप्पल प्रिंट ही नहीं होगा, सीधा बाय प्रिंट होगा। और आप बोले मैं लिखूंगा ही नहीं कुछ, तो ये सिंटैक्स एरर है, क्योंकि रूल है कि सीक्वेंस लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सीक्वेंस बहुत सारी होती है पाइथन में, हम सिंपलिसिटी के लिए स्ट्रिंग को कंसीडर करके चल रहे हैं। मैंने मान लीजिए पाइथन लिख दिया। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर इसका रोल क्या है, इसका रोल तो समझ ही नहीं आया, इस आई की इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, क्योंकि फॉर लूप उतने टाइम्स रिपीट होगा जितना सीक्वेंस की लेंथ है, और ये स्टेटमेंट उतनी बार चल जाएगा। फिर इस आई का रोल नहीं आया समझ में। आई का रोल ये है कि जितनी बार लूप इटरेट होगा, हर इटरेशन पर इस सीक्वेंस का जो करेक्टर है वो आई में कॉपी होगा। यानी कि फर्स्ट टाइम जब ये लूप इटरेट हो रहा था तो आई में जो वैल्यू आई थी वो इस सीक्वेंस का फर्स्ट करेक्टर आया था। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप इटरेट हुआ तो वाई आई में कॉपी हुआ। अगर आप लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स आप लिख रहे हैं उन स्टेटमेंट्स में आई का यूज करना चाहते हैं, अगर आपका लॉजिक ऐसा है जिसमें इस वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या मानेंगे आप, हर इटरेशन में ये करेक्टर यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बार मैं क्या करता हूँ, एप्पल के साथ आई को भी प्रिंट करा लेता हूँ, जिससे मेरी समझ में आ जाएगा इस आई का इंपॉर्टेंस क्या होता है। PYTHO, ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा, हम पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को सीक्वेंस मानते हुए फॉर लूप का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको सीख सकते हैं। अब सीक्वेंस स्ट्रिंग की जगह पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से भी रिप्रेजेंट होती है। इट मींस इफ आई राइट हियर, मान लीजिए 10, 20, 30, तो जब कभी मैं सीक्वेंस के लिए कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखूंगा तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एक सीक्वेंस को फॉर्म करती हैं। तो उस सीक्वेंस की जो लेंथ होगी वो 3 होगी, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो लूप है ये 3 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, और हर इटरेशन पर आई में क्या आएगा, इस सीक्वेंस का एलिमेंट आएगा। तो पहली इटरेशन पर आई की वैल्यू 10 होगी, अगली इटरेशन पर आई की वैल्यू 20 होगी, नेक्स्ट इटरेशन पर आई की वैल्यू 30 होगी। जब आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को एक सीक्वेंस की तरह यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सारी वैल्यूज एक जैसी होनी चाहिए। हो सकता है कोई वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो इस तरह से, उससे फर्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस का मतलब है ग्रुप ऑफ वैल्यूज, चाहे वो किसी भी टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। सिमिलर का कॉन्सेप्ट पाइथन में नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी लिख देता हूँ, मान लीजिए लिख दिया पाइथन, तो इस बार इस लूप का इटरेशन कितने टाइम्स होगा, 1, 2, 3, 4 या 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम स्ट्रिंग को इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं एज ए सीक्वेंस तो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उतने टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होता है।
लेकिन अगर हम स्ट्रिंग को एक एलिमेंट की तरह यूज कर रहे हैं किसी दूसरी सीक्वेंस में, तो इस बार सीक्वेंस ये बन रही है और उस सीक्वेंस के अंदर पाइथन स्ट्रिंग एज ए सिंगल एलिमेंट है, तो वो एक एलिमेंट की तरह ही कंसीडर होगी, ना कि फर्दर सीक्वेंस की तरह कंसीडर हो रही है। तो ये लूप कितनी बार इटरेट होगा? 1 2 3 4 टाइम्स। लास्ट में आई की वैल्यू पाइथन एक साथ आएगी। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे वन से लेके 100 तक एक सीक्वेंस बनानी है, तो मैं इस तरह से लिखूंगा फॉर आई इन 1, 2, 3, 4। तो ऐसे कहाँ तक लिखेंगे? हमने कहा 100 तक लिखने की बात कही जा रही है। तो ऐसे नहीं है कि डॉट 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 लिख दिया और हो गया, तो ऐसे डॉट 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 चल जाएगा तो फिर 2 के बाद ही नहीं चल जाएगा, 1 के बाद ही नहीं चल जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं है कि डॉट 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 लिख दिया और 100 हो गया। काश ऐसा होता, हो सकता अगले वर्जन में आ जाए, है ना? सिंपलिसिटी तो यही है, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है। तो अगर आपने 1 to 100 की एक सीक्वेंस फॉर्म करनी है और फिर उस सीक्वेंस के हर एलिमेंट को लूप से इटरेट कराना है, तो आपको फॉर लूप में वो 1, 2, 3 अप टू 100 लिखना होगा। अभी के लिए जो सॉल्यूशन हमें दिया है पाइथन ने वो है रेंज फंक्शन। यूजिंग रेंज फंक्शन you can generate a sequence dynamically. So what you need to write here, range function. In place of manual sequence, you can write range function. And in this range function, you need to pass arguments. पहला argument क्या होगा? जो range function से sequence बनेगी उसमें पहला एलिमेंट क्या होगा? मान लीजिए हमने कहा 1 होना चाहिए, कॉमा लगेगा। फिर आपको बताना है कि रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बन रही है उस सीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट क्या होगा। तो मैंने कहा भाई मुझे 10 चाहिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 10, 1, 10। ठीक, अब यहाँ पर रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी इंटरनली वो होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं होगा। यानी कि रेंज जहां से सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करेगा वो नंबर इंक्लूसिव होगा, यानी कि वो आपकी सीक्वेंस में आएगा, और जहां तक आप बता रहे हैं वो नंबर एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि वो नंबर सीक्वेंस में नहीं शामिल होगा, उसके पहले तक का नंबर शामिल होगा। तो इंटरनली रेंज फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो आप मान लीजिए इसकी जगह पर ये आ गया, तो आपको लिखना ये नहीं है, लिखना आपने ये है। और इंटरनली जो फॉर लूप है, फॉर लूप रेंज फंक्शन के लिए नहीं चल रहा है, इंटरनली जो फॉर लूप चल रहा है हमारा वो चल रहा है इस सीक्वेंस के लिए जो फॉर हमारा रेंज फंक्शन ने जनरेट करी है। ठीक है, तो यानी कि टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लूप 9 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और हर इटरेशन में आई की वैल्यू हमारा ये सीक्वेंस के एलिमेंट करेगा जो रेंज ने बनाई होगी। यानी कि पहली बार में आई की वैल्यू 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी एंड सो ऑन। अब आप कह रहे थे 1 से 100 तक, तो आप 1 से 100 तक के लिए ऐसा कर सकते हैं। इससे जो सीक्वेंस जनरेट होगी वो 1 to 100 की सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी और फॉर लूप उस सीक्वेंस को इटरेट करेगा। अब सर सपोज हमें रेंज जो है 10 to 1 चाहिए, तो मतलब जैसे 10, 9, 8 ऐसे प्रिंट कराना है बैकग्राउंड पे, तो हम लोग रेंज को 10 to 1 लिखेंगे, समझते हैं मतलब इसको? 10 to 0। हाँ, देखते हैं कैसे इस काम को किया जाता है। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें रेंज फंक्शन के और भी सिनेरियोज हैं जो समझने होंगे, फिर जो आपका क्वेश्चन है उसके आंसर की बात करेंगे। मान लीजिए इस बार मैं रेंज फंक्शन से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक सीक्वेंस बनाइए, लेकिन पहला एलिमेंट 1 रखिए, दूसरा एलिमेंट 2 नहीं रखना है, दूसरा एलिमेंट 3 रखना है,
अल्टरनेट एलिमेंट चाहिए, 1 3 5 7 9 ऐसे चाहिए। तो क्या ये हो सकता है? या मैं ऐसी सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ रेंज फंक्शन से जिसमें 1 के बाद 4 आना चाहिए, यानी कि बीच में गैप 3 3 का होना चाहिए, 4 के बाद 7 आना चाहिए। तो क्या ये अलाउड है? आंसर इज यस। कैसे? हम रेंज फंक्शन में तीसरा आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। तीसरा आर्गुमेंट हमारा क्या होता है? स्टेप या इंटरवल। जो हमारे सीक्वेंस के एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में क्या इंटरवल होगा या उनके स्टेप्स क्या होंगे। तो यहाँ पर हम देते हैं स्टेप। अगर मैंने 2 लिखा तो इंटरनली जो हमारी सीक्वेंस जनरेट होगी अब वो होगी 1 3 5 7 9। अब अगर मैं यहाँ पर स्टेप की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया 1 10 3, तो इंटरनली जो सीक्वेंस बनेगी वो होगी 1 4 7। डेट्स इट। क्योंकि अब 7 के बाद अगला नंबर आएगा 3 इंटरवल के बाद 10 का, और 10 तो एक्सक्लूसिव है, वो तो आएगा नहीं। तो सिर्फ 1 4 7 यानी कि 3 एलिमेंट यहाँ से हमारे जनरेट होंगे। अब मान लीजिए अभी तक हम जो सीक्वेंस बनाने की बात कर रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि हम एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि 1 से आगे बढ़ रहे हैं या 2 से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या हम रिवर्स डायरेक्शन में सीक्वेंस बना सकते हैं रेंज फंक्शन से? कुछ इस तरह से हम चाहते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर मान लीजिए 5 और ये लिखा मैंने 0। तो मैं जो चाह रहा था वो ये भाई सीक्वेंस बने जो 5 से स्टार्ट हो और 0 एक्सक्लूसिव चले, यानी कि 5 4 3 2 1 ये आना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? तीसरा आर्गुमेंट नेगेटिव रखना होगा। तीसरा आर्गुमेंट हम क्या रखेंगे? -1, यानी कि जो इंटरवल होगा वो -1 का होगा। तो 5 फिर -1 4 हो जाएगा, 4 -1 फिर 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर जो स्टेप साइज है उसकी वैल्यू -1 करनी है। और अगर आपने स्टेप की वैल्यू -2 कर दी तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। लेकिन जब स्टेप नेगेटिव होता है तो रिवर्स डायरेक्शन में सीक्वेंस आपकी बन रही होती है। और मान लीजिए मैंने रेंज फंक्शन लगाया और मैंने रेंज फंक्शन में ये नहीं बताया तो क्या होगा? स्टेप तो हमने बताया ही नहीं है कि पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है। तो जब आप स्टेप की वैल्यू नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट रेंज फंक्शन उसको +1 एज्यूम कर लेता है। अगर इस रेंज फंक्शन में जो हमने यूज करा है 5,0 वाला, हम स्टेप नहीं बता रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू हो गई +1। और उस स्टेप के अकॉर्डिंग कभी भी आप 5 से शुरू करते हुए 0 तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर रेंज फंक्शन में स्टार्ट स्टॉप और स्टेप ये तीनों वैल्यूज इस तरह से हैं कि स्टार्ट से अगर हम शुरू करें और स्टेप को यूज करते हुए स्टॉप तक नहीं पहुंच पाएंगे तो रेंज फंक्शन एक एम्प्टी सीक्वेंस जनरेट कर देता है, यानी ऐसी सीक्वेंस जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक एम्प्टी सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मान लीजिए यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा 5 4 3 2 1। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा एम्प्टी सीक्वेंस। और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10 और 5, अगेन एम्प्टी सीक्वेंस। पहला वैल्यू स्टार्ट माना जाता है। ऐसा नहीं है जो बड़ी वैल्यू है वो स्टार्ट होती है, नहीं, जो पहली वैल्यू है वो स्टार्ट मानी जाती है, जो दूसरी वैल्यू है वो स्टॉप मानी जाती है। तो स्टेप आपने नहीं बताया तो स्टेप की वैल्यू +1 बाई डिफॉल्ट हो गई और उसके हिसाब से ये भी क्या बनेगी? एम्प्टी सीक्वेंस बनेगी। सर रेंज हमारी माइनस वैल्यू से स्टार्ट हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू से। ऐसा हो सकता है। हम रेंज को
नेगेटिव से स्टार्ट कर सकते हैं लाइक दिस। मुझे -10 से और 5 तक जाना है, तो ये सही है, क्योंकि -10 से अगर आप 5 तक जाएंगे तो आपका पॉजिटिव स्टेप ही यूज होगा, यानी -10 फिर -9 फिर -8, इस तरह से आपका चलेगा। और ये ऐसे कहाँ तक चलेगा आपका 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 4 4 तक चलेगा। अब मान लीजिए रेंज फंक्शन में यूज कर रहा हूं, लेकिन रेंज फंक्शन में मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू पास करी। जब मैं रेंज फंक्शन में एक वैल्यू पास करता हूं तो ये स्टॉप को रिप्रेजेंट करती है, स्टार्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती। और स्टार्ट की भी एक डिफॉल्ट वैल्यू मानी जाती है 0। तो इसका मतलब है कि आप 0 को स्टार्ट मानेंगे और 5 को स्टॉप मानेंगे और स्टेप की वैल्यू 1 मानेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आएगा 0 1 2 3। और अगर आपने रेंज फंक्शन में कुछ भी नहीं दिया तो देखो ये तो सही है कि स्टार्ट की वैल्यू चलो 0 से कर देते हैं, स्टेप चलो 1 मान लेते हैं, लेकिन कहां तक? तो ये तो इनफाइनाइट हो गए ना फिर। अब तो ये एरर आ जाती है, यानी कि फॉर लूप इनफाइनाइट के लिए नहीं बना है। अगर आप यहां पर ऐसा लिखेंगे तो ये आपकी एरर आ जाएगी। रेंज एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट, कम से कम एक तो दीजिए, और जो आप एक देते हैं वो स्टॉप माना जाएगा। और लेकिन आपने मिला कितना वहां इंटरप्रेटर को 0, इसलिए क्या आ गया। ठीक है। जब आप फॉर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं रेंज फंक्शन के साथ तो आपने ये भी ध्यान रखना होता है कि ये सिर्फ इंटीजर सीक्वेंस बनाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं मैं 1 से जाऊंगा 2 तक पहुंचूंगा और स्टेप 0.1 के लिए, यानी कि 1 से लेके 1.9 तक आप बनाना चाहते हैं सीक्वेंस, नहीं बनेगा, एरर। फ्लोट अलाउड नहीं है, तीनों जगह पर इंटीजर हो सकता है, ना यहाँ पर फ्लोट आएगा ना यहाँ पर फ्लोट आएगा, सिर्फ इंटीजर सीक्वेंस ही बन सकती है। अगर मैं रेंज फंक्शन में ऐसा लिखता हूँ 1 से शुरू करना है 5 तक जाना है लेकिन स्टेप 0 पर रखना है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप 1 से शुरू करना चाहते हैं, 5 तक जाना चाहते हैं, लेकिन मूव नहीं करना चाहते अपनी जगह से, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो रूल बनाया गया, थर्ड आर्गुमेंट यानी कि जो स्टेप आर्गुमेंट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपने स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू एक ही कर दी। आप कह रहे हैं 5 से शुरू करो, 5 तक जाओ और 1 का स्टेप लो, तो ये एक स्पेशल केस हो गया, क्योंकि देखो 5 से शुरू करेंगे और 5 तक जाएंगे, स्टेप लेना है 1 का, तो यहाँ पर ये बोलेगा मैं इंक्लूसिव हूँ तो मैं आऊंगा सीक्वेंस के अंदर, ये बोलेगा मैं एक्सक्लूसिव हूँ मैं नहीं आऊंगा सीक्वेंस के अंदर, और ये दोनों है एक ही, तो किसकी चलेगी? तो यहाँ पर एक्सेप्शनली पाइथन को एम्प्टी सीक्वेंस आउटपुट देना पड़ा। तो जब आपके स्टार्ट आर्गुमेंट और स्टॉप आर्गुमेंट सेम है और स्टेप वैल्यू 0 नहीं है तो आपका एम्प्टी सीक्वेंस बनेगा। पहले वाले का एम्प्टी सीक्वेंस और ये दूसरे वाले का आउटपुट आ गया 0 वाला। ठीक है, तो इससे जो बना होगा वो एम्प्टी सीक्वेंस बना होगा, कोई भी यहाँ से नहीं होगा, और यहाँ से क्या बना होगा आपका एरर बना होगा। ठीक है, तो अगर हम रेंज फंक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं it generates sequence of integer
आप रेंज को अगर एक आर्गुमेंट के साथ यूज करते हैं तो जो स्टार्ट है वो 0 है और जो स्टॉप है वो आपका आर्गुमेंट है जो आपने लिखा है, और जो स्टेप है वो आपका +1 है। अगर आप रेंज फंक्शन को 2 आर्गुमेंट के साथ यूज करते हैं तो जो स्टार्ट है वो आपका आर्गुमेंट 1 होगा और जो आपका स्टॉप है वो आपका आर्गुमेंट 2 होगा और जो स्टेप है दैट इज +1। अगर आप रेंज फंक्शन को 3 आर्गुमेंट के साथ यूज करते हैं, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3, तो जो आपका स्टार्ट है वो आर्गुमेंट 1 बनेगा, जो स्टॉप है वो आपका आर्गुमेंट 2 बनेगा और जो स्टेप है वो आपका आर्गुमेंट 3 बनेगा। स्टार्ट जो होता है इंक्लूसिव होता है, जो स्टॉप होता है वो हमारा एक्सक्लूसिव होता है। स्टेप मस्ट नॉट बी। तो ये हमारा रेंज फंक्शन के बारे में जितना अब तक हमने पढ़ा वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो फॉर लूप को हम सीक्वेंस पर अप्लाई करते हैं और अभी हमने रेंज से सीक्वेंस बनाकर फॉर लूप को यूज करना सीख लिया। आगे चल के कोई भी सीक्वेंस, लिस्ट, टपल, सेट, इन सब के साथ भी हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। सर आज की हाँ बोलिए। सर इसमें एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके 2 बना सकते हैं रेंज में, एंड करके मतलब 551 एंड मतलब दो स्टेटमेंट देके। नहीं, ये आपसे इंटीजर ही मांगेगा क्योंकि लॉजिकल एंड क्या करता है, बूलियन वापस करेगा और ये बूलियन एक्सेप्ट करेगा नहीं, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है। तो आप यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आना चाहिए वो एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास कल मिलेंगे, जो आपका टाइम है 11:30 उसी टाइम पर। जो ईमेल आईडीज मेरे पास हैं उनके पास मेल पहुंच जाएगा। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।